नमस्ते बच्चों। मैं आज आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार पर अपना व्याख्यान दूंगा। जैसा कि आपको विदित ही है, 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी रूप से राजनीतिक सत्ता हथियाने के पश्चात अंग्रेजों ने अब अपने साम्राज्य को विस्तार करने का निर्णय लिया और यह विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 1764 से 1857 के दरमियान चला, जिसमें उनके द्वारा दो तरफा पद्धति को अपनाया गया। पहला, विजय और युद्ध के द्वारा समायोजन की नीति। दूसरा, कूटनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा समाहित करने की नीति। और ये दोनों नीतियां ऐसी थी जिसके माध्यम से अंग्रेजों को हर परिस्थिति में शुद्ध लाभ ही होना था, और उन्हें हुआ, क्योंकि इन नीति के साथ साथ बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख जो तत्कालीन भारत की महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा थे, उनको अंग्रेजों ने पराधीन और अपने वर्चस्व को उन पर साबित कर दिया था। और जो नीति युद्ध के दौरान या युद्ध के माध्यम से इन राज्यों पर लागू की गई, वे ब्रिटिश विस्तारवादी नीति का एक बहुत बड़ा रूपरेखा के रूप में जाना जाता है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस पॉलिसी को स्वीकार किया। वेलेस्ली जो कि गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने सहायक संधि को प्रोत्साहित किया। तो लॉर्ड डलहौजी ने, जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने व्यापकगत सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से राज्य को विलय करने का सिद्धांत अपनाया। और इसकी परिणति रही कि पूरा भारत के जो राज्य थे, जो छोटे छोटे इकाइयों में बटे हुए थे, वो एक एक करके अंग्रेजों के अधीन हो गए। घेरे की नीति या पॉलिसी ऑफ जो रिंग फेंस थी, उसको समझाने के दृष्टिकोण से जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि वॉरेन हेस्टिंग ने, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने पद पर रहते हुए मराठा, मैसूर और हैदराबाद जैसे शक्तिशाली शासकों का सामना किया था। और उनकी नीति यह थी कि राज्य के चारों तरफ बफर स्टेट्स बना दिए जाएं, ताकि यदि कोई युद्ध होता है तो राज्य को सीधा नुकसान ना हो। और इसी कड़ी में उन्होंने बफर जोन्स बनाने की नीति अपनाकर अपने राज्य की यानी कि कंपनी के राज्य की सीमाओं की रक्षा की। लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने सहायक संधि के माध्यम से भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित किए। और इस प्रक्रिया को अपनाने के पीछे मूल कारण यह था कि यूरोप में नेपोलियन का
भय लगभग टल गया था और अंग्रेजों की सत्ता की शेषता व्यापक रूप से स्थापित हो गई थी। इसका जो मूलभूत कारण जाता है वो सहायक संधि को जाता है, जिसकी निम्नानुसार विशेषताएं थीं। इस सहायक संधि के अनुसार कोई भी शासक यदि अंग्रेजों से अपने संबंध स्थापित करता है तो वह संपूर्ण विदेश नीति अंग्रेजों को हस्तांतरित कर देगा, यानी कि सारे विदेशी संबंधों कंपनी के अधीन रहेंगे। बड़े राज्य अपने यहाँ पर अंग्रेजी सेना को रखेंगे, यानी कि ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक टुकड़ी हमेशा इन बड़े राज्यों में रहेंगी, जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के पास रहेगी और इस सेना का खर्चा राज्य को उठाना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्वतंत्र राज्य जो ब्रिटिशर्स का अधीनस्थ रहेगा उसकी राजधानी पे एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाएगा, जो वहाँ की दैनिक गतिविधियों पर, यहाँ के राज दरबार की दैनिक गतिविधियों के अतिरिक्त राजा द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखेगा। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपने सेना में नहीं रखेंगे, यानी कि ट्रेनिंग के दृष्टिकोण से कोई भी राजा किसी अन्य यूरोपीय राष्ट्र के लोगों को नियुक्त नहीं कर पाएगा। आक्रमण के समय कंपनी राज्य के शत्रुओं की रक्षा करेगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इन सब की एवज में अंग्रेजों को राज्य धन देगा। तो ये अपने आप में आर्थिक रूप से उन पे शिकंजा कस लिया गया, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन्हें एक खुला हाथ दे दिया गया। सहायक संधि के फलस्वरूप 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर, अक्टूबर 1799 में तंजौर, अवध नवंबर 1801 में पेशवा जो मराठाओं के मुखिया थे वो दिसंबर 1801, बराड़ के भोंसले ने दिसंबर 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, इन सब ने इस सहायक संधि का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली और एक तरह से अंग्रेजों के गुलाम बन गए। इस सहायक संधि से अंग्रेजों को व्यापक लाभ हुआ और भारतीय राज्यों को व्यापक हानि हुई। तीसरा विस्तारवादी सिद्धांत था व्यापकता का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स या हिंदी में कहें तो शांतिपूर्ण विलय की नीति, यानी कि कोई भी राजा जिसका वंशानुगत कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वह अंग्रेजों के अधीनस्थ सीधे रूप में आ जाएगा, यानी कि अब वो गोद नहीं ले सकता इस नीति के अनुसार। और इस कड़ी में सतारा 1848, जयपुर और संबलपुर 1849, बगाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 में सीधे रूप में अंग्रेजों के अधीनस्थ हो गए, यानी कि इनके वंशानुगत उत्तराधिकारी नहीं हुए और इनको गोद लेने की परमिशन नहीं दी गई। परिणामतः ये अंग्रेजों के अधीनस्थ ये राज्य हो गए। तो ये तीन सिद्धांत थे: पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, घेरा डालने की नीति; पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि की नीति; और व्यापकता सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स की। ये तीन नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक पकड़ को भारत में मजबूती से बढ़ाई और
1857 की प्रथम क्रांति की चिंगारी जब भड़की, उस समय लगभग पूरा उपमहाद्वीप अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्वीकार कर चुका था। कुछ राज्य भी नहीं बचे थे, सारे के सारे किसी न किसी माध्यम से अंग्रेजों के अधीनस्थ हो गए थे। धन्यवाद, आज बस इतना ही।